आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 77। नीलम बुआ ने जानबूझकर साक्षी को अपनी पुरानी साड़ी दी और कहा कि वह अवनी को दे दे। लेकिन जब अवनी को सच पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। लॉन में सबसे मिलकर अवनी खुश थी और मुस्कुरा रही थी, लेकिन नीलम बुआ की सच्चाई जानने के बाद वह उदास हो गई। उदास सी अवनी एक तरफ आकर खड़ी हो गई। साक्षी ने अवनी को उदास देखा तो उसी तरफ आने लगी, लेकिन नीलम बुआ ने उसे कुछ काम बताकर रोक लिया और वह अवनी के पास न जा सकी। नीलम बुआ ने जानबूझकर अवनी को साड़ी को लेकर ताना मारा, जिससे अवनी तमाशा करे और सब घर वालों के सामने उसका असली चेहरा आ जाए। लेकिन अवनी ने यह समझदारी से काम लिया और उसने ना नीलम बुआ से कुछ कहा, ना ही साक्षी से। वह बस एक तरफ चुपचाप खड़ी रही। तभी बड़ी मम्मी ने अवनी को अपनी तरफ आने का इशारा किया। अवनी उनकी तरफ चली आई तो उन्होंने अवनी से कुछ पूजा करवाई और हाथ जोड़कर अपने और पृथ्वी के रिश्ते के लिए प्रार्थना करने को कहा। जब अवनी घर आई थी तब बड़ी मम्मी का रवैया थोड़ा कठोर और कड़वा था, लेकिन अब वह अवनी के साथ सहज थी और उसे सब रस्म रिवाज खुद बता रही थी। ये देखकर अवनी के मन की उलझन भी कुछ कम हुई और वह खुशी खुशी प्रार्थना करने लगी। अवनी ने हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद करके मन ही मन माँ होलिका से प्रार्थना करने लगी। नीलम बुआ भी वहीं खड़ी थी। उन्होंने देखा उनकी बात का अवनी पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा है, तो वे मन ही मन परेशान हो गई। अवनी के प्रार्थना करने के बाद बड़ी मम्मी ने सबसे घर चलने को कहा। सभी घर की तरफ जाने लगे। अवनी भी अपनी प्रार्थना करके जैसे ही जाने के लिए पलटी, नीलम बुआ उसके पास आई और कहा, कितनी दिखावटी हो ना तुम। मतलब एक पुरानी रद्दी साड़ी पहनकर भी तुम सबके सामने खुश रहने का दिखावा कितने अच्छे से कर ले रही हो। अवनी ने सुना तो बुआ की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, बुआ जी, भले ही ये आपकी पुरानी और रद्दी साड़ी हो, लेकिन मैंने इसे आपका आशीर्वाद समझकर पहन लिया है। रही बात दिखावे की, तो आप सब पृथ्वी का परिवार हैं और जो पृथ्वी का है वो मेरा है और अपनों के सामने दिखावा नहीं किया जाता। अवनी की बात सुनकर नीलम बुआ खामोश हो गई। उन्हें लगा अवनी जाकर साक्षी से सवाल करेगी कि उसने उसे पुरानी साड़ी क्यों दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीलम बुआ भी कहाँ हार मानने वाली थी। उन्होंने अवनी को फिर से ताना मारकर कहा, तुम अपनी बातों का जादू पृथ्वी और उसके घर वालों पर चला सकती हो, लेकिन याद रखना मुझ पर तुम्हारी बातों का जादू बिल्कुल नहीं चलेगा। नीलम बुआ इतना कहकर आगे बढ़ गई और अवनी उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुराई और कहा, जादू नहीं बुआ जी, इसे प्यार कहते हैं और मुझे यकीन है एक दिन मेरा ये प्यार आपके दिल में मेरे लिए जगह बनाकर रहेगा। अवनी सभी के साथ घर चली आई। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची हिमांशु, साक्षी, नीलम बुआ और चाचा के बच्चे हॉल में जमा थे। चूंकि अवनी ने कहा था कि आज रात का खाना वह बनाएगी, इसलिए वह किचन में चली आई। साक्षी ने अवनी को अकेले जाते देखा तो उसकी मदद करने जाने लगी, लेकिन नीलम बुआ ने जब साक्षी को जाते देखा तो उन्होंने जानबूझकर मीशू की बाह पर चिकोटी काट ली, जिससे वह जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर सभी उसे चुप कराने लगे, लेकिन मीशू बस मम्मी मम्मी करती रही। बड़े पापा ने देखा तो बहुत ज्यादा रो रही है, तो उन्होंने साक्षी से कहा, साक्षी बेटा, जाओ इसे अंदर लेकर जाओ। साक्षी ने पलटकर किचन की तरफ देखा और फिर मीशू को लेकर अपने कमरे में चली गई। नीलम बुआ मन ही मन मुस्कुरा उठी। घर में दो ही लोग हैं जो इस वक्त अवनी की मदद कर सकते हैं। उनमें से साक्षी को नीलम बुआ ने भेज दिया और बची चाची तो उन्हें नीलम बुआ जानबूझकर अपने साथ ले गई और अवनी को अकेले ही किचन में काम करना पड़ा। चाचा ने देखा कि अवनी अकेले किचन में काम कर रही है तो उन्होंने हिमानी से कहा, हिमानी, जाओ बेटा भाभी की मदद करो। हिमानी उठी और जैसे ही जाने लगी, बड़ी मम्मी ने किसी काम से उसे अपने पास बुला लिया और हिमानी को वहां जाना पड़ा। चाचा ने देखा अवनी फिर भी अकेले ही काम कर रही है तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने धीरे से अपने पास बैठे हिमांशु से कहा, हिमांशु, ये क्या है? वो घर की नई बहू है, पहली बार घर में आई है और सबने उसे अकेले किचन में काम करने भेज दिया, और इतने लोगों का खाना वो एक साथ कैसे बनाएगी? मैं देखता हूँ चाचा, एक काम करता हूँ, मैं साक्षी को भेजता हूँ, हिमांशु ने उठते हुए कहा और कमरे की तरफ चला गया। हिमांशु के जाने के बाद चाचा बड़े पापा की तरफ पलटे तो बड़े पापा ने कहा, पंकज, हम लोगों ने जैसा सोचा था अवनी उससे बिल्कुल अलग है। मतलब?
चाचा ने कहा, मतलब ये कि पृथ्वी का फैसला सही था। लड़की बहुत समझदार है और सुलझी हुई है। होली के बाद मैं रवि और लता से बात करता हूँ और समझाता हूँ उन्हें कि पृथ्वी को माफ कर दोनों को अपना ले और पूरे रीति रिवाज से फिर दोनों की शादी करें। बड़े पापा ने बहुत ही गंभीरता से कहा। चाचा ने सुना तो खुशी से उनकी आंखें चमक उठी और चेहरा खिल उठा। उन्होंने कहा, मैं भी आपसे यही कहना चाहता था दादा, जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ जाना ही सही होगा। दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो फिर हमें भी उन्हें माफ करके स्वीकार कर लेना चाहिए। और दादा, वो तो कब की पृथ्वी को माफ कर चुके हैं, बस लता वहिनी की वजह से चुप हैं, वरना तो वो कल ही अवनी को घर ले आए। लता से मैं बात करूंगा, पृथ्वी का फैसला गलत नहीं है, ये इस लड़की ने साबित कर दिया। देखना लता भी दोनों को जल्दी ही माफ कर देगी। बड़े पापा ने कहा। मोहित पास बैठा सब सुन रहा था। उसने खुश होकर कहा, फिर तो मैं अभी दादा को कॉल लगाकर उन्हें बताता हूं कि सब उनकी शादी के लिए मान गए हैं। बिल्कुल नहीं, पृथ्वी से अभी ये सब नहीं कहना है। अभी रवि का फोन आया था कि होली पर उनके साथ है वो। अभी उसे ये सब बताया तो वह सीधा यहीं चला आएगा। होली के बाद जब वह अवनी को लेने आएगा तब उसे बताएंगे। बड़े पापा ने मुस्कुराकर कहा, वाह दादा, क्या बात है, आप कब से ये सब सोचने लगे? रवि ने कहा। रवि, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है माँ बाप को ये एहसास होने लगता है कि उनके बच्चों की खुशी में ही उनकी असली खुशी है। बाकी समाज को खुश करना इतना ज़रूरी भी नहीं। बड़े पापा ने कहा तो चाचा मुस्कुरा उठे और मोहित की तरफ गर्दन घुमाकर कहा, सुनो, तुम्हें भी कोई पसंद हो तो बता देना। क्या पापा आप भी, कहकर मोहित वहां से चला गया और चाचा हंस पड़े। देसाई मैंशन, मुंबई। नौकर के कहने पर प्राची कुछ सामान थैले में भरकर घर से बाहर चली आई। वह सोसाइटी के लॉन में आई जहां सब होलिका दहन के लिए इकट्ठा हुए थे। प्राची ने लोअर टी शर्ट पहना था, न उसने ठीक से बाल बनाए, न ही चेहरे पर कोई मेकअप था। मिस्टर देसाई ने देखा तो प्राची को इस हाल में देखकर मन ही मन खिंच उठे। आखिर प्राची चाहती क्या थी? वे प्राची की तरफ आए, लेकिन तब तक प्राची जलती हुई होलिका के पास जा पहुंची और थैले में भरे सामान को जलती आग के हवाले कर दिया। ये सामान कोई आम नहीं था, बल्कि इसमें शामिल थे प्राची को मिले अवार्ड्स, सर्टिफिकेट और उसकी डिग्रियां। मिस्टर देसाई को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब प्राची के कॉलेज की डिग्री अधजली उनके हाथों में आई तो वे प्राची की तरफ भागे और उसे रोकते हुए कहा, प्राची, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुमने अपनी सर्टिफिकेट, अपनी डिग्री जला दी। हैव यू लॉस्ट इट? प्राची की आंखें गुस्से और आंसुओं से भरी हुई थी। उसने अपने पापा को देखा और कहा, इन सब का कोई मतलब नहीं है डैड। क्या फायदा इन डिग्री और सर्टिफिकेट्स का जो मुझे फोन न दिला सके जो मुझे चाहिए। प्राची की बात सुनकर मिस्टर देसाई के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। वे प्राची को घूरने लगे। आसपास खड़े लोग प्राची का ये बर्ताव देखकर आपस में खुसर फुसर करने लगे। मिस्टर देसाई ने प्राची की बाह पकड़ी और उसे वहां से ले गए। होलिका दहन का कार्यक्रम एक बार फिर पहले की तरह चलने लगा, लेकिन अब सबके पास बात करने के लिए एक टॉपिक था और वो था प्राची देसाई। मिस्टर देसाई प्राची को लेकर घर आए और उसकी बाह छोड़कर उसे हॉल की तरफ धकिया कर कहा, ये सब क्या है प्राची? तुमने अपनी डिग्री, अपने सर्टिफिकेट्स जला दिए। क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? तुम जानते भी हो उन डिग्रियों को हासिल करने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है, और उन्हें बर्बाद करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों बार बार सोसाइटी के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही हो? कैसे दिन के लिए मैंने तुम्हें इतना प्यार, इतनी आज़ादी दी थी? मिस्टर देसाई की बात सुनकर प्राची ने जलती आंखों से उन्हें देखा और कहा, किस प्यार और आज़ादी की बात कर रहे हैं आप डैड? मैंने एक गलती की और आपने एक झटके में मेरी सारी मेहनत अपने मैनेजर भरत के नाम कर दी। हाउ कैन यू डू दिस? क्या आप अपनी कंपनी पर मेरा कोई हक नहीं जानते? आपने मुझे इस कंपनी से निकाल दिया क्योंकि मैं पृथ्वी से प्यार करती हूँ और मेरा प्यार आपके बिजनेस के बीच में आ रहा है। आप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? प्राची की बात सुनकर देसाई सर गुस्से से उसे देखने लगे और फिर चिल्लाकर कहा, तो क्या चाहती हो तुम? मैं खामोश बैठकर तुम्हारी और अपनी कंपनी की बर्बादी देखूं? मेरे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है प्राची, क्योंकि एक मेरा खून है और दूसरी मेरी मेहनत की कमाई। मैं उसे अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख सकता, ना ही मैं देख सकता हूं कि एक मामूली मैनेजर तुम पर हाथ उठाए। ओ डैड,
पृथ्वी ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे इसका बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं उससे प्यार करती हूँ डैड। वो मुझ पर हाथ उठा सकता है, वो मेरे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड। प्राची ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। लेकिन मुझे है प्राची, कोई मेरी आंखों के सामने तुम पर हाथ उठाए, मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन उस वक्त मैं कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उस वक्त गलती तुम्हारी थी, मिस्टर देसाई ने कहा। उनकी आवाज से महसूस किया जा सकता था कि प्राची को मारे गए थप्पड़ से वो कितना आहत थे। मेरी गलती? मेरी क्या गलती है डैड? मैंने पृथ्वी से प्यार किया, ये मेरी गलती कैसे हो सकती है? प्राची ने उसी बेचैनी से कहा। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है प्राची, तुम एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती हो, मिस्टर देसाई ने ऊंचे स्वर में कहा। प्राची ने सुना तो सहम कर पीछे हटी और कहा, डैड अगर वो शादीशुदा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी उसकी शादी कोई शादी नहीं है, उसके घर वाले शादी के खिलाफ है, वो उस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने सब पता किया है डैड, वो लड़की अपनी शादी के मंडप से उठ गई थी, इसलिए पृथ्वी ने तरस खाकर उससे शादी कर ली। प्राची की बहकी बातें सुनकर मिस्टर देसाई ने कहा, उसने जो भी किया हो, सच ये है कि वो शादीशुदा है। शादी टूट भी तो सकती है डैड, वो उस लड़की को डाइवोर्स भी तो दे सकता है ना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, प्राची ने कहा। प्राची होश में आओ, होश में आओ। किसी का बसा बसाया घर उजाड़कर तुम अपना घर बसाने का कैसे सोच सकती हो? क्या तुम में इतनी भी शर्म नहीं है? मिस्टर देसाई ने प्राची की बाहों को थामकर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा। प्राची मुस्कुराई और कही, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर डैड। प्राची की आंखों में जिद और बेशर्मी के भाव देखकर देसाई ने उसे छोड़ दिया और हताश होकर वहां से चले गए। रवि जी का घर पनवेल। होलिका दहन के बाद पृथ्वी अपने घर वालों के साथ चला आया, लेकिन इस बार भी वह अंदर न जाकर बाहर ही रुक गया। लता ने अंदर आकर रवि जी और लक्षित के लिए खाना लगाया, लेकिन साथ ही एक थाली और लगाई, जिसे देखकर रवि जी हल्का सा मुस्कुराए। लता ने देखा कि पृथ्वी नहीं है तो उसने रवि जी से कहा, क्या वो अंदर नहीं आएगा? रवि जी ने लता को पृथ्वी के अंदर न आने की वजह बताई तो लता उदास हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ही अपने पृथ्वी को खुद से दूर किया है। लता जी ने उदासी से दरवाजे की तरफ देखा तो रवि ने कहा, लता आप जिद छोड़ भी दो, आखिर वो हमारा बेटा है और उसने इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया जो हम उसे इतनी बड़ी सजा दें। आज त्योहार के दिन वो घर आया, इसमें कहीं ना कहीं अवनी का ही हाथ है। पृथ्वी में आए हर बदलाव के पीछे अवनी का ही हाथ है। लता, तुम्हें यह समझना होगा कि वो लड़की हमारी पृथ्वी की पसंद है और तुम खुद कहती थी कि तुम्हारा पृथ्वी कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। एक बार लता, बस एक बार अपने बेटे को समझ कर देखो, उसकी पसंद को अपना कर देखो, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा। लता खामोशी से रवि जी की बात सुनती रही। कुछ देर बाद वे बाहर आई तो देखा कि पृथ्वी वहां नहीं है, बल्कि वह घर जा चुका है। लता की आंखों में आंसू भर आए। रवि जी ने लता को काफी देर तक दरवाजे पर खड़े देखा तो उठकर उसके पास आए। रवि जी ने देखा कि पृथ्वी बाहर नहीं है, वह जा चुका है, तो उन्हें भी दुख हुआ। लता ने रवि जी की तरफ देखा और कहा, देखो ना, वो बिना खाना खाए ही चला गया। कोई बात नहीं, तुम लक्षित के हाथ उसके लिए टिफिन भेज दो, जैसे पहले कभी कभार भेजा करती थी जब वो घर नहीं आता था। रवि जी ने कहा तो लता ने हामी में सर हिलाया और अंदर चली गई। पृथ्वी वापस अपने फ्लैट पर चला आया। लता से नाराजगी के चलते वह खाना खाकर नहीं गया था और फ्लैट पर आते ही उसे भूख लगने लगी। उसने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और किचन में चला आया। पहले इस किचन में थोड़ा बहुत सामान होता था, लेकिन अब तो पूरा किचन भरा था और कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा सोचकर पृथ्वी यहाँ आया। फ्रिज खोलकर देखा, लेकिन वहां उसके खाने लायक कुछ भी नहीं था। उसने फ्रिज से ठंडे पानी का बोतल निकाला और पीने लगा। तभी डोरबेल बजी। पृथ्वी पानी पीते पीते बाहर आया और दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने चाचा का लड़का मोहित खड़ा था। मोहित को सामने देखकर पृथ्वी पहले थोड़ा हैरान हुआ और फिर कहा, तुम यहाँ? हाँ, आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। मोहित ने टिफिन पृथ्वी की तरफ बढ़ाकर कहा। खाना? पृथ्वी ने टिफिन लेते हुए कहा, हाँ, आपकी वाइफ ने भेजा है और साथ में ये लेटर भी। मोहित ने शर्ट की जेब से एक लेटर निकालकर पृथ्वी को दिया। पृथ्वी ने लेटर लिया और मोहित के सर पर एक चपत मारकर कहा, आपकी वाइफ क्या होता है?
तुम्हारी भाभी लगती है वो। ओह सॉरी, वैसे इस लेटर में क्या है? मोहित ने अवनी के लेटर में झांकते हुए कहा, जिसे पृथ्वी लगभग खोल चुका था। पृथ्वी ने लेटर बंद किया और कहा, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, चलो अब जाओ यहाँ से। मोहित ने सुना तो जाते हुए कहा, हाँ, शादी के बाद भी आप में कोई बदलाव नहीं है, वैसे कि वैसे ही हो आप। जा रहा हूं। थैंक यू। पृथ्वी ने उसे जाते देखकर कहा, ये थैंक यू मेरे लिए है या भाभी के लिए? मोहित ने जाते जाते पलट कर पूछा। तुम्हारे लिए है, उसे तो मैं पर्सनली बोल दूंगा। पृथ्वी ने मुस्कुराकर कहा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने एक हाथ में टिफिन पकड़ा था और लड़के में इतना भी सब्र नहीं था कि आराम से अंदर आकर उस लेटर को पढ़े। उसने दूसरे हाथ से झटक कर लेटर खोला और पहला शब्द पढ़ते ही उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। प्रिय पृथ्वी। तो दोस्तों, नीलम भुआ के इतने अपमान करने के बाद भी शांत क्यों है अवनी? पृथ्वी को पाने की प्राची की ये जिद किस मोड़ पर लेकर जाएगी उसकी जिंदगी? पृथ्वी के लिए खाने के साथ लेटर में क्या लिखकर भेजा है अवनी ने, जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा पसंदीदा औरत मेरे साथ। तब तक के लिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।